हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ राकेश कुमार। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो लैब अटेंडेंट है या एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें वो उससे रिलेटेड वीडियो ये लेकर आया हूँ। इसमें देखिएगा मास और वेट के बारे में है। मास और वेट में अंतर क्या होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीपीसी में। पहले भी टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो रेलवे का टेक्नीशियन का, कि वेट को किस में मापा जाता है। बहुत सारे लोगों ने किलोग्राम किया है। क्या आपको पता है कि वेट को किलोग्राम में मापेंगे या किसी और इकाई में। वेट ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे वेट जीरो हो सकता है। क्या वेट बदल सकता है समय के अनुसार, स्थान के अनुसार। क्या मास बदलता है। तो इन सभी जो क्वेश्चन है आपके, इन सभी के जवाब इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे वेट जीरो होगा। वेट किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है। मास किस पे निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान किस पे निर्भर करता है, और भार किस पे निर्भर करता है। इन सभी क्वेश्चन के जवाब, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस एक वीडियो मिलेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए करते स्टार्ट। मास और वेट से रिलेटेड। हाँ जी, देखिएगा मास और वेट में अंतर क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। मास को द्रव्यमान बोलते हैं हिंदी में, और इसको वेट को भार बोला जाता है। वेट को क्या बोला जाता है, भार। किसको, ये भार है। तो द्रव्यमान क्या होता है, देखिएगा हिंदी में आपको पता लग रहा होगा कि ये क्या है। द्रव्यमान क्या है, द्रव्य प्लस मान, यानी किसी भी द्रव्य का जो मान है उसको द्रव्यमान कहा जाता है। किसी भी द्रव्य का मान, यानी द्रव्यमान पदार्थ की वह मात्रा है जिससे जो किसी भौतिक वस्तु में विद्यमान होती है। जो किसी भी भौतिक वस्तु में, कोई भी आप भौतिक वस्तु ले लीजिए, उसमें जो मात्रा विद्यमान होगी उसको उस वस्तु का क्या कहा जाता है, उसको उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। यानी कि द्रव्य प्लस मान, यानी कि द्रव्य का मान। कोई भी, मान लो आपने कोई भी वस्तु ले ली है, कोई वस्तु हम मान लो ये एक चावल की बोरी मान लीजिए। चावल की बोरी, इसमें बहुत सारे चावल इसमें रखे हुए हैं, ये है। अब इसमें चावल मान लो 10 किलो चावल है। तो जो ये 10 किलो चावल है ना, ये चावल की मात्रा है इस बोरी के अंदर। टोटल चावल कितने हैं, चावल की मात्रा है वो कितने हैं, 10 किलो। तो ये 10 किलो चावल ये क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। यानी कि इस बोरी के अंदर, इस बोरी के अंदर द्रव्य की मात्रा कितनी है, वो है उसका मास, यानी कि उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान पदार्थ की वह मात्रा होती है जो किसी भौतिक वस्तु में विद्यमान होते हैं। तो इस भौतिक वस्तु में ये विद्यमान मात्रा क्या कहलाएगी, इसका द्रव्यमान। जैसे एक और देख लीजिए, एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे हम अगर एक और ले, तो वो ये हो सकता है कि आप है, आपके अंदर जितना भी पदार्थ की मात्रा है, हड्डियां हैं, आपका ब्लड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, तो वो मान लीजिए आपका 60 किलो में कर लेता, भाई 60 किलो है। तो ये मात्रा है आपके अंदर, पदार्थ की मात्रा है। तो ये पदार्थ की मात्रा जो 60 किलो है, ये द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में वेट, भार बोलते हैं। लेकिन ये भार नहीं है, ये है द्रव्यमान। हम इसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान, क्योंकि इसमें ये द्रव्यमान की मात्रा है। हमारे अंदर जो द्रव्य है या कोई भी वस्तु है, हम कोई भी वस्तु ले लीजिए, उस वस्तु में उस द्रव्य की मात्रा ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम में। ठीक है। तो हम जो जाके हम वेट करवाते हैं, हम कहते हैं कि वेट करना भाई, उसमें कहते हैं भाई 60 किलो है। या चीनी लाते हैं हम, चीनी, जैसे हम चीनी लेके आए, जैसे चीनी लेके आते हैं, तो चीनी लेके जैसे आते हैं तो वो कहता है कि भाई कितने किलो चीनी है, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, 2 किलो चीनी दे दो या 3 किलो चीनी दे दो। तो हम 2 किलो चीनी लेके आए। एक्चुअल में हम 2 किलो चीनी उसका वेट लेके आए हैं या द्रव्यमान लेके आए हैं, तो हम कहेंगे वो द्रव्यमान है, क्योंकि 2 किलो चीनी में 2 किलो उसमें द्रव्य है, वो क्या है, चीनी है। तो 2 किलो द्रव्य भरा हुआ वो चीनी है, तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा द्रव्यमान किसे कहेंगे। फिर देखिएगा हम दूसरा बात करते हैं, भार। भार किसे कहते हैं, भार। अब इस द्रव्यमान की वस्तु को, ये पृथ्वी के ऊपर है या कहीं भी आप किसी भी पिंड पे ले जाओ, वो हमारा चंद्रमा हो सकता है, सूर्य हो सकता है, या पृथ्वी हो सकता है। तो पृथ्वी पे है, हम पृथ्वी की बात करें कि नॉर्मल पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपर वो जो वस्तु रखी है, मान लो ये वस्तु रखी है, या हम भी एक वस्तु पृथ्वी के लिए, तो वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी। जब उस वस्तु को अपनी ओर खींचेगी तो इसी को क्या कहा जाएगा, उसका भार कहा जाएगा। तो भार क्या होता है, भार एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। भार एक प्रकार का क्या होगा, बल होगा। देखिएगा
भार वह बल है जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को क्या कहा जाता है? वस्तु का भार कहा जाता है। हमने यहाँ पे एक वस्तु ली थी, हमने यहाँ पे क्या लिया? एक वस्तु ली थी, यहाँ पे एक वस्तु ली हमने, मान लो अभी हमने एग्जाम्पल दे रहे थे, उस वस्तु का पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी। ये मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी अपनी ओर इसको खींचेगी। पृथ्वी जब इसको अपनी ओर खींचेगी तो हम इसको उठाने के लिए हम बल लगाएंगे। पृथ्वी इसके ऊपर बल लगा तो जो ये भार है वो क्या कहलाएगा? इसका एक बल होगा। बल क्या है? सॉरी, भार क्या है? भार एक प्रकार का बल है जिस बल द्वारा पृथ्वी क्या करती है? इसको अपनी ओर अपने केंद्र की ओर, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। उस बल को उस वस्तु का भार का। अब जितना बल ये पृथ्वी इस पर लगाएगी वही बल इस वस्तु का क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। वही बल इस वस्तु का क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। कोई भी वस्तु हमने ले ली, वस्तु है, उस वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचेगी, एक बल के साथ खींचेगी। देखो किसी वस्तु को खींचना तो हम क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। मान लो कोई भी चेयर है, कुछ भी है, उसको हम खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, तो पृथ्वी भी एक बल के साथ खींचेगी। उसको गुरुत्वीय बल कहा जाता है। वैसे उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। तो उसको एक बल के साथ अपनी ओर खींचेगी। जब उसको अपनी बल की ओर खींचेगी तो उस बल को उस वस्तु का उस बल को क्या कहा जाएगा? भार कहा जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि भार क्या है? भार एक प्रकार का बल है। आगे ये मत कर देना कि मात्रा है। तो बल है तो इसका मीनिंग है बल को हम किस में मापते हैं? न्यूटन में। किस में? न्यूटन में। तो भार को भी किस में मापा जाएगा? न्यूटन में मापा जाएगा। और हम आज तक क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? किलोग्राम। अरे वेट कितना है भाई? इतने 60 किलोग्राम है। तो वो वेट नहीं है भाई, वो द्रव्यमान माप के आई हैं, वेट नहीं माप के आई। वेट होता तो न्यूटन में मापा जाता। समझ में आई बात या नहीं? आई थिंक है ये भ्रम आपका दूर हो गया। ये रेलवे के पेपर में पूछा गया था, टेक्नीशियन जब पेपर हुआ तो उसमें क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन था कि भार को हम किस में मापते हैं। उसमें किलोग्राम भी दिया हुआ था, न्यूटन भी दिया हुआ था। तो सभी के सभी बच्चों ने उसको किलोग्राम कर दिया, क्योंकि किलोग्राम होता ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन होगा। तो आगे से ऐसी गलती मत करना। एनटीपीसी के जो हर शिफ्ट में इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, लैब अटेंडेंट में, एचएससी का लैब अटेंडेंट है, सुपरवाइजर, उसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं और डिफरेंस करते हैं। देखिए अगला डिफरेंस देखिएगा। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके जड़त्व का माप होता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, कोई भी वस्तु है, मान ले हमने कोई वस्तु ले ली, जैसे मान लो ये एक बात है, ये एक वस्तु ले ली हमने, इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? इसका जड़त्व का माप होगा। वो क्या होगा? इसका जड़त्व का माप होगा। हम कोई भी वस्तु ले लेते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व के माप के बराबर होगा। उस वस्तु का उसके माप के बराबर होता है। देखिए कैसे, अभी बताता हूँ आपको। कोई वस्तु है, हमने द्रव्यमान की कोई वस्तु ले ली, इस द्रव्यमान की वस्तु है, तो जड़त्व क्या होता है? पहली बात आपको जड़त्व बताऊँ। जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? कोई भी वस्तु है वो अपनी गति की अवस्था, जो गति की अवस्था होती है वो दो होती है, एक तो विराम अवस्था होती है और एक होती है गतिमान अवस्था। एक तो विराम अवस्था और एक गतिमान अवस्था, दो अवस्थाएं होती हैं, गतिमान अवस्था। तो अपनी अवस्था में परिवर्तन का जो क्या करे? विरोध करे, प्रतिरोध करे। तो उस जो प्रवृत्ति है उस वस्तु की, उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। आई थिंक इतनी लंबी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी। ऐसा कर लीजिए कि प्रत्येक वस्तु जो है वो आलसी है। वो अपनी जो अवस्था, अगर वो विराम है तो विराम ही रहेगी, अगर वो गति में है तो वो गति में ही बनी रहेगी, जब तक कि कोई इस पर बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो। तो इस अवस्था को, इस प्रवृत्ति को, वस्तु की इस प्रवृत्ति, नहीं आलसी प्रवृत्ति जो है ना भाई, वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, उसको जब तक आप गति में नहीं करते, जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे। तो ये जो आलसी प्रवृत्ति, नहीं, इसी आलसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जड़त्व। यानी कि वो जो प्रवृत्ति उससे बने रहना, उसका वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना ही, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अब इसमें ये कह रहा है कि द्रव्यमान है वो किस पे डिपेंड करता है? जड़त्व के माप पर। यानी कि अगर जड़त्व ज़्यादा होगा तो द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? जड़त्व के, इनर्शिया के, इनर्शिया यानी कि जड़त्व, ठीक है, जड़त्व के बराबर है। तो यानी कि अगर, या ऐसे भी हो सकता है कि जड़त्व किसके बराबर है? द्रव्यमान के। जड़त्व किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? द्रव्यमान के। यानी कि कोई वस्तु अगर मान लो 10 किलो की वस्तु है, ऐसे कर लेते हैं एक बार हम, कोई 10 किलो की वस्तु है, हमने 10 किलो की वस्तु ले ली, हमने कोई 10 किलो की वस्तु ले लेते हैं, और 10 किलो की वस्तु हमने यहाँ पे ले ली, 10 किलो की वस्तु है ये, इस 10 किलो की वस्तु को, और एक हमने ले ली 100 किलो की,
100 किलो की, 100 किलो की वस्तु ले ली। तो अब मेरे को ये बताइए कि 10 किलो की वस्तु अगर ये इस पृथ्वी के ऊपर रखी हुई है, तो ये अपनी अवस्था से आपको हटाने में, इस वस्तु को आपको हटाने में आसानी होगी या इसको आपको हटाने में आसानी होगी? द्रव्यमान दोनों का अलग अलग है, एक का 10 किलो है, एक का 100 किलो है। तो ये आपको जल्दी से हटा सकते हो। इसका मीनिंग, इसका जड़त्व भी कम है। ये 100 किलो वाली है, इसका जड़त्व, इसको हटाने में आपको थोड़ी ज़्यादा परेशानी होगी, जब ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इसका भी क्या है, इसका जड़त्व ज़्यादा है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो इसका जड़त्व भी ज़्यादा है। और आपने 1000 किलो की ले ली तो इसका और भी द्रव्यमान बढ़ गया, तो इसका क्या बढ़ जाएगा, जड़त्व ही बढ़ जाएगा। तो द्रव्यमान बढ़ा तो जड़त्व, यानी कैसे, अगर किसी का जड़त्व ज़्यादा है तो उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी का मास ज़्यादा है, अगर हम किसी का मास ज़्यादा कर दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया हमने, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। या इनर्शिया ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा, यानी कि द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। मास यानी कि द्रव्यमान, इनर्शिया यानी कि जड़त्व। इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जड़त्व। तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा है, तो जड़त्व के माप पे ये निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, और ये जड़त्व के बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको न्यूटन्स की गति के जितने भी नियम हैं, मोशन की गति के जितने भी नियम हैं, वो सभी के सभी आपको बता दिए जाएंगे। हाँ जी, देखिएगा दूसरा ये इसके भार के बारे में। जो भार है वो भार किस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। किस पे, जी पे। हाँ जी, देखिए भार जो है जी अर्थात गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है। और पहले ही बताया था कि भार हम किसको बोलते हैं, भार हम उसको बोलते हैं जब कोई वस्तु, कोई मास की वस्तु को, कोई द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। यानी केंद्र, पृथ्वी अपने केंद्र के, यानी कि कोई गुरुत्वाकर्षण बल होता है, प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। लेकिन अगर पृथ्वी का मामला, तो हम उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल बोलते हैं, छोटे जी से इसको डिनोट किया जाता है। तो जी लगाता है, छोटा जी यानी कि ग्रेविटी, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटी। तो भार जी अर्थात गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है। भार किस पे निर्भर करता है, अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ज़्यादा है तो ज़्यादा बल लगेगा, अगर उसका कम है तो कम लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक ये बड़ा लड़का है, एक वयस्क, एक छोटा बच्चा है, तो ये छोटा बच्चा ज़्यादा फोर्स के साथ इसको ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा खींच पाएगा अपनी तरफ, ज़्यादा लगाएगा, ज़्यादा खींच पाएगा। और अगर ये भी बड़ा होगा तो ये कम खींच पाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको पृथ्वी मान लीजिए, और ये छोटे जो बच्चा था इसको हम वस्तु मान सकते हैं या हम मान सकते हैं। तो वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खींचती है एक बल के कारण, एक बल लगाते हैं, इस बल को हम क्या बोलते हैं, भार। और जो पृथ्वी का ये जो बल है इसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल, इस बल को क्या बोलते हैं, जी यानी कि ग्रेविटी। तो जो भार है वो किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। अगर आपको कोई वस्तु उठानी है तो इस बल से डबल आपको लगाना पड़ेगा, तब वो वस्तु उठेगी। ठीक है, देखिएगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि W जो यानी कि W यानी कि भार, W यानी कि वेट, इसको W से रिलेट करते हैं। M यानी कि वो वस्तु, जो वस्तु हमने ली थी, और G यानी कि ग्रेविटी, उस ग्रेविटी के। तो W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg, ऐसे याद रखें। इस पे भी न्यूमेरिकल लगाते हैं कि कोई वस्तु का मास दे रखा है और ग्रेविटी दे रखी है, तो उसका क्या निकालिए, उसका आप निकाल दीजिए वेट। और ये जो जी है ये एक्सेलरेशन होता है। देखिएगा कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स का, क्योंकि मैंने कहा कि भार एक फोर्स है, एक बल है, तो बल यानी कि फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, m इंटू ए, m यहाँ पे द्रव्यमान और a इंटू एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण। ये देखिएगा एक दिन बल का जो टॉपिक कराऊंगा तो उसके अंदर मैं बता दूंगा, डीपली बता दूंगा। अभी के लिए इतना याद कर लीजिए कि F यानी कि बल जो होता है, बल किसके बराबर होता है, बल मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के बराबर होता है। अब यहाँ पे मास तो ठीक है, कोई हमने मास ले ले कि कोई, जैसे मान लो मेरा, मैंने बताया था कि भाई कोई लड़का है, या मेरा मान लीजिए, मेरा जो मास वो 60 किलोग्राम है, मेरा मास है 60 किलोग्राम, तो 60 किलोग्राम द्रव्यमान है मेरा। लेकिन अगर उसमें वेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 60 किलोग्राम की द्रव्यमान की होगी एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा लेंगे, एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जो त्वरण गुरुत्वीय बल के कारण आ रहा है। कोई वस्तु को हम जोड़ेंगे तो ग्रेविटी, उसको ग्रेविटी के कारण वो पृथ्वी की तरफ आएगा, तो त्वरण आ गया, उसमें जो त्वरण आएगा वो किसके कारण आ रहा है, ग्रेविटी के कारण। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसको मापा जाएगा, ग्रेविटी का। और ये कितना होता है त्वरण, ग्रेविटी का तो त्वरण आता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इतना आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आएगा।
ठीक है। तो ये एक फिक्स वैल्यू होते हैं 9.8 की। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लें तो अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं, 10 ले लेते हैं कि भाई इसको 10 ले लिया जाता है। अप्रोक्सीमेटली कितना ले लीजिएगा, 10 कि 10 है, लेकिन आपको वो देगा, अगर 10 मान रहा है तो 10 देगा, नहीं तो इसकी बिल्कुल करेक्ट जो वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो वेट रखिए आप, अगर मान लो 60 किलोग्राम का वेट है, ये 60 किलोग्राम का वेट है और हमें निकालना है, सॉरी 60 किलोग्राम का एक मास है और हमें इसका वेट निकालना है। हमें क्या निकालना है, इसका वेट, हमें निकालना है इसका वेट। 60 किलोग्राम की कोई मास की है, जैसे मैंने मेरा बताया था कि 60 किलोग्राम का मेरा है, और हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो हमें अभी बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। हमें ए की जगह ग्रेविटी वाला रख दिया और m की जगह m ही है, और ये फोर्स है, यानी कि फोर्स क्या है, वेट जो है वो फोर्स के बराबर है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, वेट इज इक्वल टू एम जी, वेट इक्वल टू एम जी। तो हमारा मास कितना था, 60, और ग्रेविटी कितनी है, 9.8 एग्जैक्ट में। इसको अगर हम थोड़ा और लिखें तो 10 कर सकते हैं, तो मान लो 10 मान लीजिए, हम 10 को 10 कर लेते हैं कि भाई प्रॉपर वैल्यू ले ली हमने, 10 ले ली, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 600, लगभग क्या आ जाएगा हमारा 600 न्यूटन। 600 न्यूटन क्या आ गया, ये 600 न्यूटन हमारा भार आ गया। हमारा भार यानी कि वेट कितना होगा, 60 किलो वस्तु का जो भार वो 600 न्यूटन होगा। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। अगर एग्जैक्ट लेंगे तो 98 से इसको भाग कर देना, सॉरी गुना कर देना, तो आपको 98 से जब आप इसको गुना करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। 98 से इसको कर देना, 98 से इसको गुना कर दो, जैसे अभी करता हूँ। अगर एग्जैक्ट भी निकाल रहे हो, 48 4 58 588 न्यूटन। तो कितना आ जाएगा, 588 न्यूटन इसका एग्जैक्ट, यानी कि 60 किलोग्राम की कोई द्रव्यमान की वस्तु है तो उसका जो भार होगा वो 588 न्यूटन आएगा। ये ध्यान रखना, कितना आएगा, 588 न्यूटन आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। देखिएगा तीसरा, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा। जैसे ये वस्तु है हमने ले रखी है, ये लोहे की कोई वस्तु है, तो इसका जो भार है ये 10 किलोग्राम एक वेट है, सॉरी मास है, 10 किलोग्राम मास है। तो इसका अगर भार अगर हम ले, वेट लें, तो क्या हो जाएगा, इसको 9.8 से हम गुना कर देंगे तो कितना आएगा, बताइएगा मुझे, अभी बताइएगा जल्दी से, कितना आएगा। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आएगा। तो देखिएगा, हमने 10 किलोग्राम की वस्तु ली और W का फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला कितना था, mg था। 10 किलो इंटू 9.8, तो ये भाग में 10 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 ये करेगा तो क्या आ जाएगा, 98 न्यूटन। यानी कि 10 किलोग्राम की जो वस्तु थी, 10 किलोग्राम की, यानी 10 किलोग्राम की जो द्रव्यमान की जो वस्तु थी उसका भार कितना आएगा, 98 न्यूटन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखिएगा तीसरा जो पॉइंट है, मेन जो पॉइंट है हमारा तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान की इकाई जो है, द्रव्यमान की जो इकाई है उसको हम किस में मापते हैं, उसको हम, द्रव्यमान की इकाई है वो किलोग्राम में पाई जाती है। एसआई यूनिट, द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, देखिए किसी दिन आपको यूनिट का भी करवाया जाएगा, किसी दिन आपको यूनिट का भी मैं करवा दूंगा। ठीक है जी, तो एसआई यूनिट का, तो एसआई यूनिट के बारे में, सीजीएस यूनिट के बारे में देखिएगा। पहले एमकेएस यूनिट थी, सीजीएस यूनिट आई, फिर एफपीएस यूनिट आई, उसके बाद एसआई यूनिट आई। तो यूनिट के बारे में भी आपको बता दें, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो द्रव्यमान की जो इकाई है वो एसआई यूनिट क्या है, वो एसआई यूनिट है किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। और जो इसकी सीजीएस यूनिट है तो वो क्या है, ग्राम। द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम। उसी तरह भार की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। यानी कि हमारे एक आइजैक न्यूटन नाम के एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने ये बल के बारे में बताया था, उन्हीं के सम्मान में इसकी इकाई न्यूटन रखी जाती है। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, डाइन, क्योंकि बल की भी सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन, और बल की जो एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो भार एक प्रकार का बल है, तो भार की भी क्या हो जाएगी, भार की भी क्या हो जाएगी, तो न्यूटन हो जाएगी, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन हो जाएगी। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है,
और एदिश यानी कि जो जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन जिसमें डायरेक्शन ना हो। अगर वो विद डायरेक्शन होगा तो उसको सदिश राशि बोला जाता है। तो भार एक सदिश राशि है। जैसे कोई वस्तु है और पृथ्वी एक डायरेक्शन में तो खींच रही है ना अपनी तरफ, तो डायरेक्शन तो होगी ना ये। तो डायरेक्शन की मीनिंग क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो भार क्या होगी, एक सदिश राशि यानी कि विद डायरेक्शन, सदिश दिशा के साथ। तो भार एक सदिश राशि है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ये बात याद रखिएगा। तो यानी कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो द्रव्यमान है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे देखिएगा, द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं होगा। और भार है वो जीरो भी हो सकता है। अब बात ये उठती है कि द्रव्यमान कभी जीरो क्यों नहीं। देखिएगा, द्रव्यमान को ना तो आप कभी नष्ट कर सकते हो, प्रत्येक छोटी छोटी वस्तु का, प्रत्येक बड़ी से बड़ी वस्तु का अपना द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान अगर मान लो यहाँ पे आप कोई चावल की बोरी है, मान लो इसमें चावल है, जो हमने पहले लिया था, इसमें चावल ही चावल भरे पड़े हैं। इस चावल की बोरी को यार एक बात बताओ, आपने पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ है और इसको आप चंद्रमा पे ले गए, क्या इस चावल की बोरी में से कुछ कम हो जाएगा? नहीं होगा। सूर्य पे लेके क्या कम हो जाएगा? नहीं। ये दूसरी बात है कि सूर्य लेने के बाद चावल का आग लग जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन हम उस पर बात टॉपिक में नहीं चल रहे। तो पृथ्वी पे जो था चावल था वही, अगर मान लो 10 किलो चावल था पृथ्वी पे, तो चंद्रमा पे भी 10 किलो रहेगा, कम नहीं होगा। और अगर हम स्पेस में अंतरिक्ष में लेंगे तब भी वो 10 किलो होगा। तो द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता और वो एक नियत रहता है, यानी कि ये कभी भी जीरो नहीं होगा। द्रव्यमान हमेशा हर एक वस्तु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान पाया जाता, कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन भार जीरो हो सकता है, भार जीरो, क्योंकि भार किस पे डिपेंड करता है? भार डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटी जीरो है, अगर ग्रेविटी जीरो होगी तो वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर ग्रेविटी जीरो तो वेट भी जीरो। हम मास को तो जीरो कर नहीं सकते, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या था? वेट का फॉर्मूला क्या था? वेट का फॉर्मूला था हमारा, वेट का फॉर्मूला था mg। मास और ग्रेविटी पे डिपेंड करे ना वेट, भार। तो m क्या है? m को जीरो तो कर नहीं सकते, क्योंकि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो इसको मान लो कुछ 10 कर लेते हैं, लेकिन ग्रेविटी जीरो हो सकती है। किसी की ग्रेविटी अगर जीरो है, किसी की ग्रेविटी अगर जीरो है, तो ये वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा? जीरो। और ग्रेविटी जीरो कहाँ हो सकती है? ग्रेविटी जीरो वहाँ हो सकती है, जैसे देखिएगा ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र पे, यहाँ पे बिल्कुल केंद्र पे ग्रेविटी क्या होती है? जीरो होती है। अगर ग्रेविटी जीरो है तो वहाँ पे भार भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे देखिएगा। द्रव्यमान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न स्थिर रहता है और जो भार है वो स्थान लोकेशन पे जाके वो बदल सकता है। तो ये मतलब ये नियत रहेगा, सेम रहेगा। अगर 10 किलो की, वही जो थोड़ी देर पहले बताया था कि 10 किलो की चावल की बोरी हम लेके गए चंद्रमा पे, तो वो 10 किलो ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। पृथ्वी पे चले गए, चंद्रमा पे चले गए, या फिर हम बृहस्पति पे चले गए, कहीं भी चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, सूर्य पे चले गए, तो वो 10 किलो का 10 किलो ही रहेगा। यानी कि द्रव्यमान भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन भार के साथ ऐसा नहीं है, भार बदल जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भार जी पे डिपेंड करेगा। अगर जी बदला, जी ज़्यादा हुआ तो वेट भी ज़्यादा होगा, और जी कम हुआ तो वेट भी कम होगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो इसका मीनिंग है, अगर हमने भार के बारे में बात करें, तो अगर हम ये कहें कि अगर हम 10 किलोग्राम की वस्तु को 10 किलोग्राम की वस्तु को लेके चले गए हम चंद्रमा पर, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान भी 10 किलो होगा। अगर हम इसी वस्तु को अंतरिक्ष में लेके चले गए, इस द्रव्यमान की वस्तु को, तो उसका द्रव्यमान 10 के, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि 10 किलोग्राम की वस्तु है, द्रव्यमान की वस्तु है, उसको अंतरिक्ष में ले जाएं या चंद्रमा पे ले जाएं, तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे द्रव्यमान तो सेम रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? बदलेगा भार। क्या बदलेगा? भार, वेट बदलेगा। क्यों? वेट डिपेंड करता है जी की वैल्यू पर, जी पर। तो पृथ्वी वस्तु का भार
6 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वो कितना हो जाएगा 1/6 यानी कि 1 न्यूटन। मान लो मेरा जो भार था वो था 6 न्यूटन पृथ्वी पर, चंद्रमा पे चले गए तो वो 1/6 रह जाएगा यानी कि 1 न्यूटन। ये कैसे? क्योंकि जो जी की वैल्यू है, जो चंद्रमा की जी की वैल्यू वो पृथ्वी के जी की वैल्यू के 1/6 है और पृथ्वी की जी की वैल्यू के 1/6 है। अगर जी की वैल्यू 1/6 होगी तो आपको पता है कि वेट भी फिर तो 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सूर्य पे चले गए, हम कहाँ चले जाते हैं? सूर्य पे। अब सूर्य पर जी की वैल्यू जो हो पृथ्वी की तुलना में 27 गुना होती है। कितनी गुना? 27 गुना। आप पृथ्वी से 27 गुना कर लीजिए। तो पृथ्वी पर अगर मान लो मेरा 6 न्यूटन था, 6 न्यूटन था और 6 न्यूटन था तो सूर्य पे चले गए तो 6 न्यूटन का 27 गुना हो जाएगा यानी कि 162 न्यूटन हो जाएगा। कितना? 162 न्यूटन यानी कि 27 गुना। ठीक है जी। और अंतरिक्ष में अगर हम अंतरिक्ष में चले गए, अगर हम चले जाते हैं अंतरिक्ष में तब कितना होगा? इस क्वेश्चन का जवाब, ये क्वेश्चन थंबनेल में डाला हुआ था। तो अंतरिक्ष में कितना भार होगा? अंतरिक्ष में जो भार है वो क्या होगा? और अंतरिक्ष में क्वेश्चन और था, अंतरिक्ष में द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान तो जो 10 किलोग्राम की थी तो वो सेम रहेगा, 10 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन भार क्या होगा? भार ग्रेविटी के अनुसार हो जाएगा। अब अंतरिक्ष में ग्रेविटी कितनी है? आपको पता है मास तो वही है, वेट हम ले लेते हैं एक बारी हम फॉर्मूला ले देते हैं। वेट इज इक्वल टू mg, मास वही है 10 किलोग्राम। ठीक है। और अंतरिक्ष में भार, अब भार क्या है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी अंतरिक्ष की, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता तो कोई भी पिंड नहीं होता तो वहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी? 0। खींचने वाला कोई नहीं है, अंतरिक्ष है, सब कुछ वहाँ पे शून्य है तो वहाँ पे 0 होगा। तो वेट कितना होगा? तो अंतरिक्ष में जो भार होता है वो कितना होगा? 0। अंतरिक्ष में भार कहाँ होगा? कितना होगा? 0। इसमें भार 0 होता है, याद रखिएगा। अगर हमारा यहाँ पे पृथ्वी पर भार अगर 6 न्यूटन था तो अंतरिक्ष में कितना होगा? 0 होगा। और सूर्य पे कितना होगा? 162 न्यूटन होगा। और चंद्रमा पे कितना होगा? चंद्रमा पे ये होगा 1 न्यूटन। ठीक है। फिर दूसरी एक बात और बताता हूँ चाचा, अगर इसको मेजर करना है, हम द्रव्यमान को कैसे मेजर करेंगे? द्रव्यमान को मेजर किया जाता है, बहुत सारे बैलेंस आते हैं मेजर करने के लिए, बहुत सारे। तो इनमें से एक मेजरिंग बैलेंस आता है और एक इसमें से देखिएगा, ये देखिएगा, ये है, ये मास को मेजर करने के लिए। इसको हम जो नॉर्मल होता है दुकानों पर जो देखते हो वो मास को मेजर कर रहे हैं, दुकानों पर जाते हैं चावल लेने जाते हैं या चीनी लेने जाते हैं तो वो मास को मेजर कर रहे हैं, ये मास को मेजर करने के लिए होता है। ठीक है। और अगर वेट को मेजर करने के लिए, तो वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये होता है स्प्रिंग बैलेंस जो वेट को मेजर करता है। ठीक है। ये देखिएगा इधर न्यूटन लिखा हुआ, तो ये क्या कर रहा है? वेट को मेजर कर रहा है, ये वेट को मेजर करता है। ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसके बारे में हमने पढ़ा कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। और मैं कुछ मेरे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका धन्यवाद दिल से देता हूं। जैसे ये करना जी हैं, करना जी ने मुझे कुछ सजेशन दी, कुछ बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, हरप्रीत पाली जी। तो हरप्रीत पाली सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने मुझे बहुत अच्छी बातें कमेंट करते हैं, बताते हैं सर ऐसे ये एक इस वीडियो बना दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट डालते हैं और अगर कमेंट सेक्शन ऑफ हो तो भी मेरे को बताते हैं, मैसेज करते हैं सर कमेंट सेक्शन ऑफ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही आपकी साथ से, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से ऐसे ही साथ देते रहना और हम आगे बढ़ते रहेंगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। और देखिएगा, अगर किसी को हिस्ट्री की वीडियो देखनी है तो हिस्ट्री की वीडियो देखने के लिए आप जीके विद हरप्रीत पाली सर, जो ये हरप्रीत पाली जी है ना, इनकी वीडियो चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये लैब अटेंडेंट के लिए, एनटीपीसी के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी है, तो इसको जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, और कमेंट डाल दीजिएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।